हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट सोशियोलॉजी सक्सेस। सोशियोलॉजी मॉक टेस्ट का पार्ट 8 है, जिसमें हम 87 से लेकर के 95 तक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके और भी जो पार्ट हैं 7 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से देख सकते हैं। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। 87 क्वेश्चन है, जो इसको हमने आपको एक आंसर बताने के लिए कहा था, लेकिन किसी के द्वारा आंसर दिया नहीं गया है। किसने कहा कि नौ प्रकारवाद क्रिया तथा व्यवस्था पर लगभग समान ध्यान केंद्रित करता है? तो आपको यहाँ पे ये देखना चाहिए था कि इसमें नौ प्रकारवाद से संबंधित कौन है। सबसे पहले तो क्रिया व्यवस्था छोड़ करके, क्योंकि अगर हम सिर्फ और सिर्फ क्रिया व्यवस्था देखेंगे तो पार्सन्स का भी नाम आ जाएगा, बट ऑप्शन में है नहीं। लेकिन उसके पहले किसकी बात कर रहा है? नौ प्रकारवाद की बात कर रहा है। तो इसमें आपको देख, जैसे अलेक्जेंडर हो गए, पी कॉलेमी हो गए, जी रोडिस हो गए, उपयुक्त सभी हो गए। तो यहाँ पे नौ प्रकारवाद से संबंधित जी रोड्स नहीं है, बल्कि अलेक्जेंडर और पी कॉलेमी हैं, ज़्यादा यही दोनों आते हैं। तो बट नौ प्रकारवाद के अंतर्गत क्रिया व्यवस्था की बात करते हैं कौन? तो करते हैं अलेक्जेंडर, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकार्यात्मक सिद्धांत के स्वसमीक्षात्मक तत्व के रूप में नौ प्रकारवाद की व्याख्या किसने की है? नहीं, ये क्वेश्चन जो है इसमें हम ये देखते हैं कि अलेक्जेंडर का नौ प्रकारवाद के जो जनक माने जाते हैं, वहाँ पे मतलब कि सबसे ज़्यादा वो किया तो अलेक्जेंडर का नाम आता है। लेकिन देखिए, क्रिया भी होता तो भी मान लीजिए, लेकिन क्रिया और व्यवस्था की बात यहाँ पे पी कॉलेमी करते हैं। ये सॉरी, गलती से हुआ, जे अलेक्जेंडर, मतलब दोनों संबंधित हैं, लेकिन उसमें से क्रिया व्यवस्था की बात कौन करता है? पी कॉलेमी करते हैं। 88 है, प्रकार्यात्मक सिद्धांत के स्वसमीक्षात्मक तत्व के रूप में नौ प्रकारवाद की व्याख्या किसने की है? तो अलेक्जेंडर एवं जीसन, कॉलेमी तथा एवं रोड्स, रोडिस एवं जीसन, अलेक्जेंडर एवं कॉलेमी, किसने किया है? और यहाँ पे ये जो है, ये मतलब इनका भी नाम आ जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फेमस के रूप में अलेक्जेंडर का नाम आता है, उसके बाद कॉलेमी का नाम आता है। तो यहाँ पे अलेक्जेंडर कॉलेमी दोनों है, उसके अलावा रोडिस और जीसन का भी नाम दिया गया है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा 88 का? ऑप्शन नंबर बी, कॉलेमी एवं रोड्स आते हैं प्रकारात्मक सिद्धांत के स्वसमीक्षात्मक। स्वसमीक्षात्मक हमको देखना है पे, स्वसमीक्षात्मक तत्व के रूप में कॉलेमी एवं गेट्स का नाम आता है। अगला क्वेश्चन है, मार्क्स की मूल कृतियों के अंशों में अंतर्निहित आर्थिक निश्चयवाद की आलोचना किसने की है? कार्ल मार्क्स की मूल कृतियों के अंशों में अंतर्निहित आर्थिक निश्चयवाद की आलोचना किसके द्वारा की गई है? हेबामास के द्वारा, बॉटोमोर के द्वारा, मोरो के द्वारा, या फिर अल्थ्यूजर के द्वारा? तो मार्क्स की मूलभूत कृतियों को एक अंतर्निहित, आप ये देखो पहले, एक अंतर्निहित की बात कौन करता है इसमें? हेबामास करते हैं। लेकिन ये क्या कह रहा है, उनकी कृतियों के अंशों में जो कार्ल मार्क्स की कृतियाँ हैं, उनके अंश में अंतर्निहित आर्थिक निश्चयवाद की आलोचना जो है वो किसके द्वारा की गई है? तो वैसे देखा जाए तो कार्ल मार्क्स के बारे में कुछ अल्थ्यूजर का भी नाम आता है, बॉटोमोर का तो नहीं आता। तो हेबामास इसके राइट आंसर होंगे। और अगर हम देखें तो इनकी कृतियाँ जो हैं, जैसे आप दास कैपिटल देख लो, द होली फैमिली, और ऐसी बुक हैं जो इनकी बहुत प्रसिद्ध हैं, पूछी जाती हैं कार्ल मार्क्स की। और किसके बारे में बात करते हैं? मतलब इस संघर्ष में भी इनका नाम आता है, संघर्ष के रूप में। और वर्ग संघर्ष की बात करते हैं, उत्पादन प्रणाली की बात करते हैं, इन सब की बात करते हैं ये। और इनकी आलोचना इनके अंशों में जो है उसका किसने किया? क्योंकि सभी चीज़ों को परिवर्तन का आभार जो मानते हैं, उत्पादन ही मानते। कहते हैं अगर उत्पादन प्रणाली बदलती है तो सारी संरचना जो है वो बदल जाती है। तो इनकी आलोचना किसने की है? हेबामास ने की है। अगला क्वेश्चन है हमारा, समीक्षात्मक सिद्धांतवादियों का कथन है कि आर्थिक निश्चयवाद गलत था, आर्थिक निश्चयवाद गलत नहीं था, आर्थिक निश्चयवाद गलत नहीं था, परंतु सामाजिक जीवन के अन्य पहलुओं के साथ भी इसका सरोकार होना चाहिए।
और डी कह रहा है कि आर्थिक निश्चयवाद गलत था और इसे सामाजिक जीवन के अन्य पहलुओं के साथ सरोकार रखना चाहिए। तो क्या इसका राइट आंसर होगा? 90। देखो, समीक्षात्मक सिद्धांतवादियों की बात है तो समीक्षात्मक सिद्धांतवादी जो हैं, क्वेश्चन थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ये जो है आर्थिक निश्चयवाद गलत था, इसकी बात नहीं करते हैं। और आर्थिक निश्चयवाद गलत नहीं था, ये यहाँ से दोनों समीक्षात्मक में ये नहीं आता। आर्थिक निश्चयवाद गलत नहीं था परंतु जीवन के अन्य पहलुओं के साथ भी इसका सरोकार होना चाहिए, मंतव्य आ रहा है। और आर्थिक निश्चयवाद गलत था, यहाँ पे सिर्फ अकेला का ये सही हो सकता था लेकिन इसमें कुछ और इंक्लूड होना चाहिए था। और इसे सामाजिक जीवन के अन्य पहलुओं के साथ सरोकार रखना चाहिए। तो इसलिए देखो हमारा सी भी सही हो सकता था। आर्थिक निश्चयवाद गलत नहीं था, यहीं से ये हमारा गलत हो जा रहा है क्योंकि हमने इस ऑप्शन को गलत किया। और ये आर्थिक निश्चयवाद गलत था, ये सही है, बट इसके साथ सामाजिक जीवन के अन्य पहलू भी रिलेट होने चाहिए थे, तो यहाँ पे रिलेट नहीं हो पाए। और डी में हम देख रहे हैं, इसलिए हमारा सही आंसर है आर्थिक निश्चयवाद गलत था और इसे सामाजिक जीवन के अन्य पहलुओं के साथ सरोकार रखना चाहिए था। मतलब इसको गलत क्यों माना गया है? क्योंकि इसका संबंध जो है वो जीवन के अन्य पहलुओं से नहीं था, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, नौ मार्क्सवादियों में से किसने निश्चयपूर्वक कहा है कि परिपक्व मार्क्स किसी भी मानवीय स्वभाव में विश्वास नहीं करता था? क्या कह रहा है ये? नौ मार्क्सवादियों में किसने यह निश्चयपूर्वक कहा है कि परिपक्व मार्क्स, ध्यान दीजिएगा, परिपक्व मार्क्स किसी भी मानवीय स्वभाव में विश्वास नहीं करता था? हेबमास, हार्वे, डेरेंडॉर्फ, अल्थ्यूजर। तो इसके पहले क्वेश्चन में भी हमने क्या पढ़ा था कि मार्क्स के जो पुस्तकें हैं, जो भी उनसे अंतर्निहित चीज़ों की आलोचना, कुछ अंशों की आलोचना किसने की थी? हेबमास ने की थी। यहाँ भी वही है, किसने निश्चयपूर्वक कहा है कि नौ मार्क्सवादियों में से किसने निश्चयपूर्वक कहा है कि परिपक्व मार्क्स किसी भी मानवीय स्वभाव में विश्वास नहीं रखते? क्योंकि वो किस में विश्वास रखता था? उत्पादन में विश्वास रखता था, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया हेबमास। अगला क्वेश्चन है, हमको यहाँ सूची से मिलान करना है। अनुभविक शोध है, अनुभविक शोध के बाद वस्तुनिष्ठता है, तथ्य है, व्यक्तिनिष्ठता है, ये किससे मैच होंगे? कोट देखते हैं, पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए, वैयक्तिक दावा होना चाहिए, क्षेत्र आधारित आंकड़े होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या सही होगा ये हमको देखना है। तो जो पूर्वाग्रह से मुक्त है, इसके सामने जो है हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे वो तो दूसरी तरफ हो गया, यहाँ पे क्या होना चाहिए? पूर्वाग्रह से मुक्त क्या कहता है? वस्तुनिष्ठता यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे वस्तुनिष्ठता होगी। और वैयक्तिक दावा दूसरा जो है, वैयक्तिक दावा में हमारा होना चाहिए क्षेत्र आधारित, यहाँ पे क्षेत्र आधारित आंकड़े होंगे, ये हो जाएगा। और नहीं, एक सेकेंड, तो यहाँ पे हमारा जो है सबसे पहले यहाँ पे वस्तुनिष्ठता हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगा। और दूसरा बी क्या है हमारा? बी पहले में हमारा, तो यहाँ पे ए जो है हमारा आनुभविक शोध, पहले हम पहला उसमें क्या था हमारा? आनुभविक शोध था, तो आनुभविक शोध में आएगा हमारा क्षेत्र आधारित आंकड़ा, ये हो जाएगा। और बी के नीचे हमारा बी क्या था? वस्तुनिष्ठता था, तो पूर्वाग्रह से मुक्त ज्ञान वस्तुनिष्ठता हो जाएगा। और हमारा सी क्या था? तथ्य था, तो तथ्य के नीचे क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे तथ्य हो जाएगा। और व्यक्तिनिष्ठता यहाँ पे वैयक्तिक दावा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मर्टन के अनुसार नकारात्मक संदर्भ समूह में क्या शामिल होता है? मर्टन के अनुसार नकारात्मक संदर्भ समूह में क्या शामिल होता है? इसे व्यक्ति पसंद करता है, इस समूह के मूल्यों को व्यक्ति दृढ़ता से अपनाता है, इसमें प्रतिमानों की अशुभ कृति ही नहीं बल्कि विपरीत प्रतिमानों की रचना भी शामिल है, इसे व्यक्ति अपना आदर्श मानता है। मर्टन जो है वो संदर्भ समूह के बारे में उन्होंने दो समूह बताया था, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक, और एक गैर समूह में भी दो बताते हैं,
यहाँ तो नकारात्मक लिया है, 2 समूह बताया है, एक सदस्यता समूह और एक गैर सदस्यता समूह। किसने बताया है? मर्टन ने। लेकिन यहाँ पे क्या है, मर्टन के अनुसार नकारात्मक संदर्भ समूह में क्या शामिल होता है? तो यहाँ देखिए, इसे व्यक्ति पसंद करता है, नहीं करता है मर्टन के अनुसार। इस समूह के मूल्य को व्यक्ति दृढ़ता से अपनाता है, इसमें हमें मर्टन के अकॉर्डिंग देखना है, यहाँ पे भी नहीं है। और इसमें प्रतिमानों की अस्वीकृति ही नहीं बल्कि विपरीत प्रतिमानों की रचना भी शामिल है, इसे व्यक्ति अपना आदर्श मानता नहीं। देखो, सी राइट आंसर है। मर्टन के द्वारा प्रतिमान बताए गए हैं और अस्वीकृत ना बल्कि विपरीत प्रतिमानों, अस्वीकृत ही नहीं बल्कि विपरीत प्रतिमानों की रचना भी शामिल, इसमें शामिल जैसे इनका अगर हम देखें, जो इन्होंने नवाचार विरोध आदि की बात की, उसमें होता है ना, कई चीज़ें उपलब्ध है, कई चीज़ें उपलब्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वीकृति अस्वीकृति की बात वहाँ पर आती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मर्टन के अनुसार कुछ देशवासी जब अपने उपनिवेशवादी शासकों की सफलता की कहानी पर मुग्ध हो जाते हैं और उनके सामाजिक जीवन अपनाने, उनकी भाषा बोलने में गर्व महसूस करते हैं, तो वे किस समूह का निर्माण करते हैं? क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िए कि कुछ देशवासी जब अपने उपनिवेशवादी शासकों की सफलता की कहानी पर मुग्ध हो जाते हैं और उनकी जीवन शैली अपनाने, उनकी भाषा बोलने में गर्व महसूस करते हैं, तो वे किस समूह का निर्माण करते हैं? मतलब कि शासकों की सफलता कहानी से बहुत खुश प्रसन्न हो जा रहे हैं और उन्हीं की जीवन शैली अपनाने जैसा वो करते हैं, मतलब उनकी एक्टिविटी को खुद करने में करना चाहते हैं और उससे एक समूह का निर्माण होता है। तो कौन सा समूह होगा वो? तो ये समूह जो होगा हमारा सकारात्मक होगा, क्योंकि उनको वो चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो वो क्या एक पॉजिटिव वे में जा रही हैं, इसलिए उसको करना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रत्याशी समाजीकरण सभी परिस्थितियों में व्यक्ति के लिए प्रकार्यात्मक होता है। दूसरा कह रहा है कि प्रत्याशी समाजीकरण गतिशीलता के अभाव वाली समाज व्यवस्था में प्रकार्यात्मक होता है। और सी ऑप्शन कह रहा है कि प्रत्याशी समाजीकरण केवल अपेक्षाकृत गतिशील समाज व्यवस्था में, जिसमें आगे बढ़ने की संभावनाएं हो, प्रकार्यात्मक होता है। उपर्युक्त डी कह रहा है उपर्युक्त सभी सही हैं। देखो, ये जो है इसमें लगभग बातें जो है हमें मर्टन के आधार पे दिखाई दे रही हैं। तो इसमें जो है कौन सा कथन सत्य है, हमको ये देखना है। तो प्रत्याशी समाजीकरण सभी परिस्थितियों में व्यक्ति के लिए प्रकार्यात्मक होता है, नहीं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना, अस्वीकृत स्वीकृत दोनों हो सकता है। प्रत्याशी समाजीकरण गतिशीलता के अभाव वाली समाज व्यवस्था में प्रकारात्मक, मतलब ये कह रहा है गतिशीलता के अभाव में, तो प्रकार्यात्मक सारी चीज़ों को लेके चलता है प्रकारवाद जो है ना, तो यहाँ पे अभाव ये नहीं सही है। और डी तो सभी कह रहा है, इसलिए हमारा राइट आंसर सी क्या कह रहा है, प्रत्याशी समाजीकरण केवल अपेक्षाकृत गतिशील समाज व्यवस्था में, जिसमें आगे बढ़ने की संभावनाएं हो, प्रकार्यात्मक होता है हमेशा, मतलब कि एक पॉजिटिव वे हो और आगे बढ़ने की संभावना हो, गतिशील समाज व्यवस्था हो, इसलिए राइट आंसर सी होगा। इस तरीके से हमारा 95 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। आपको कमेंट बॉक्स में मर्टन की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताना है, जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी जाती हैं। और इस तरीके से हमारा 95 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। इसके आगे के क्वेश्चन हम दूसरी वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन हमने करवाया हुआ है सभी जो प्रकार्यात्मक समाजशास्त्री सिद्धांत हैं और जो उससे रिलेटेड समाजशास्त्री हैं, उनसे हमने सारा क्वेश्चन बनाया हुआ था। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। और आपको आगे किस तरीके से वीडियो चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर ऐड करें।